अच्छा, एक k इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये भी बता देता हूँ। चलिए, एक तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट वाला केस डाउट में आया है, वो बता देता हूँ। पहले इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बताता हूँ। एनएलएम का पहला पार्ट जो है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो जनरली सबको मालूम रहता है। दो पार्टिकल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ ये डिस्टेंस, ये किस रेट से चेंज हो रहा है ये कौन डिसाइड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज गिवन बाय रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन। तो जैसे एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी की आपने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। और उसको दो कंपोनेंट से ब्रेकअप करके, एक रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट इसी लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब विजुलाइज करो, भूल जाओ कि ये मूविंग है, भूल जाओ ये मूविंग है, ये स्टेशनरी है। ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये स्टेशनरी और बी मूविंग है। तो ये जो वेलोसिटी है इस लाइन को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका डिस्टेंस से लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को रोटेट करेगी, ये वाली वेलोसिटी। और ये वाली वेलोसिटी सिर्फ क्या करेगी? डिस्टेंस चेंज करेगी, या तो बढ़ाएगी या तो घटाएगी। तो उसको भी समझ लेते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी का इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है, यदि वो रिलेटिव वेलोसिटी इधर है तो डिस्टेंस कम होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी इधर है तो बढ़ेगा। और एक बार फिर, लेंथ सिर्फ इस कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, और ये लाइन घूमेगी भी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी वो इस कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, वो अपन रोटेशन में देखेंगे। अब इसकी बात करें, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऐसा केस है, ये पार्टिकल V1 से इस लाइन के साथ एंगल θ1 पे चल रहा है, दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और ये भाई V2 से चल रहा है एंगल θ2 पे, और आपको कहते हैं कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि डिस्टेंस की रेट ऑफ चेंज है ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग। यदि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग कितनी मिलेगी? 0। मतलब इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम है। तो v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। तो पहला जो केस है वो लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। फिर अपन एनएलएम के केसेस पे आ जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए एक रॉड, रिजिड रॉड, इस वर्टिकल वॉल और फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, और ये स्लाइड कर रही है, और कहते हैं कि इस समय ये एंगल अल्फा है, और ये वाले किसी एक एंड की वेलोसिटी दे दी, ये वाला एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा और ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आपको पूछ लिया इस एंड की वेलोसिटी, ठीक है? तो एक स्टेप में आप निकाल लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये दो एंड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? रॉड है, रिजिड रॉड, चेंज नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया यदि आप इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हो, ऑब्वियसली वॉल के अलोंग रहेगी, ये वेलोसिटी वॉल के अलोंग, ये वाला एंड वॉल के अलोंग स्लाइड करेगा। तो इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है।
तो देखें यहाँ, ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो इसकी वेलोसिटी है v1 cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v2 sin अल्फा। इसका भी कंपोनेंट सेम आना चाहिए क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना? तो यहां v2 की वैल्यू आ गई, v1 ने अल्फा को पकड़ लिया, v1 cot अल्फा। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब इसको अपन एनएलएम के पुली वाले केसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो पहला केस है, फर्स्ट केस, ये ओके बेटा? ठीक है, जहां पे स्टेशनरी पुलीज है, एक या एक से ज्यादा स्टेशनरी है, सब एक भी मूविंग नहीं है, स्टेशनरी पुली वाला केस। तो समझे, इसमें एक सिंगल पुली के साथ काम करके देखते हैं। इसके ऊपर से कोई धागा पास हो रहा है, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये इधर चल रहा है v1 से एंगल θ1 पे, धागे के साथ इसकी वेलोसिटी का एंगल θ1 है। और इधर दूसरा पार्टिकल है, वो v2 से जा रहा है θ2। धागा कुछ भी मेंशन नहीं, तो इनएक्सटेंसिबल धागा क्या है? इनएक्सटेंसिबल। तो इस लाइन के अलोंग ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस लाइन के अलोंग ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि दोनों के बीच में, बताओ। तो इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। तो बस ऐसे लिखेंगे यदि ये स्टेशनरी है तो, नहीं तो ये यूज, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, वर्चुअल वर्क। तो यहां पे दिस इज v1 cos θ1, इसका कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू, दिस इज ओके, इधर नहीं, इधर मत बोलो, इधर वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या, मतलब आज कम है बस, नहीं तो 141, 150, 155 ऐसी स्ट्रेंथ रहती है। देखिए अब इसकी एप्लीकेशन एक दो सिंपल केसेस में, एक तो ये वाले केस में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो ये एंगल टाइम के साथ चेंज होगा, इस समय ये एंगल आपको दे रखा है, तो ये एंगल दे दिया और आपको इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछिए। तो देखिए ध्यान से, किसी भी एक थ्रेड को यूज कर ले, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, यानी चाहे जैसा मूव नहीं कर सकते, क्या कंस्टेंट है? ये लेंथ चेंज। तो आप सिर्फ एक थ्रेड को यूज करो, जैसे ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी भी अपने अपर डायरेक्शन में मानी, ये कैलकुलेट करना है। तो थ्रेड का जो पॉइंट ब्लॉक से अटैच्ड है वो भी वी से चलेगा। तो बाकी सबको भूल जाओ, एक थ्रेड सिलेक्ट कर लो, थ्रेड का ये वाला पॉइंट, इस थ्रेड का ये वाला पॉइंट, ये वी से ऊपर जा रहा है, ये अपन कलर चेंज कर देते हैं। ये वी से ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट थ्रेड का, इस वाले थ्रेड, ये पॉइंट दोनों को बिलोंग करता है। अपन इस वाले थ्रेड को यूज करेंगे, तो इस पॉइंट की, थ्रेड की इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर बताओ, v cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v नॉट, इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस सेंस को पॉजिटिव मानेंगे, इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। यू गेट v cos अल्फा इज इक्वल टू v नॉट। शायद ऑफिस से ही कॉल आ रहा है। तो ये हो गया। अब इसके एक आध दो केसेस और देख लेते हैं, सिंपल केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस।
यू वी अल्फा में से कुछ एक पूछ लेंगे। तो देखो स्टेशनरी पुली है, जैसे ही देखा स्टेशनरी पुली है तो इस एक्सिस के अलोंग सबकी वेलोसिटी सेम, इसका कंपोनेंट u cos अल्फा और इसका कंपोनेंट v, बस इसको और नहीं देख रहे। ठीक है, आगे बढ़े। अब वो केस देखते हैं जहां पुलिस मूवेबल है। इसमें जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। एक स्टेप में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वेलोसिटीज को रिलेट करना है या एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है? मल्टीपल पुलिस हैं और स्टेशनरी नहीं है, एक भी मूवेबल है तो फंडा काम नहीं करेगा। तो यहां पर डिफरेंट वेलोसिटीज को और एक्सेलरेशंस को कैसे रिलेट करेंगे? हेमांग बहुत जल्दी नींद खुल गई बेटा। तो देखें, हाँ अभी मैं इस सरफेस को स्टेशनरी मान रहा हूं, तो इस तरह के केस में आपको कोई एक एक्सेलरेशन या एक वेलोसिटी पूछेंगे। ठीक है, तो स्टेप वन, इसमें सबसे पहले आप टेंशन असाइन करेंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ टेंशन टी माना, ऑब्वियसली अपर डायरेक्शन में ये टेंशन टी है, तो ये वाला टेंशन टी, किसी को प्रॉब्लम नहीं। और आगे से फिर आप टी भी नहीं लिखेंगे, अभी बता रहा हूं, टी भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी या तो क्वेश्चन में दे देंगे या फिर आप अस्यूम करेंगे, सपोज ये वेलोसिटी दे दी, दिस इज 1 2 3 और बाकी सब स्टेशनरी, ये तो है ही फिक्स पॉइंट। मान लीजिए कहते हैं कि ये v1 से नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v2, या तो क्वेश्चन में दे रहे कि हम अस्यूम कर रहे हैं ऊपर की तरफ ये निकालना है, और ये v3 आपको दे दिया। ठीक है, आपको हर ब्लॉक के लिए, हर पुली के लिए नहीं, हर मासफुल ऑब्जेक्ट के लिए, मासफुल ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है? टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। और अब यहाँ जितने भी केसेस हैं, यहाँ या तो टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अभी पहले इन केसेस को देखते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यदि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो टीवी कॉस 0 और यहाँ टीवी कॉस 180। जल्दीबाजी नहीं करना, अरे दुष्ट इधर ध्यान दो अब। ठीक है, तो सबके लिए अपने को डॉट प्रोडक्ट लिखना है जितने भी मासफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, और यदि ये मूविंग है तो इसके लिए भी, छत भी मासफुल है। तो यहां देखें, इसके लिए टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस टी लिखने की जरूरत नहीं लेकिन अभी लिख रहा हूं, माइनस टी v1। इसके लिए प्लस टी v2। यहां कुछ भी नहीं है, फिर इधर 40 ऊपर है और वेलोसिटी नीचे, माइनस 40 v3। बस सबके लिए डॉट प्रोडक्ट लिख के जीरो से इक्वेट कर दिया। ठीक है, और ये टी तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो टी आप लिखो ही मत, टी की जगह सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो लिखो जो आपको ठीक लगता है। तो यहाँ जो फाइनल रिलेशन आया, माइनस v1 प्लस v2 माइनस 4v3 इज इक्वल टू 0। यह वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। प्रोसेस समझ में आया सबको? और एक स्टेप में अपन एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक ही स्टेप में, वो भी निकालना बता देता हूँ। क्वेश्चन में दो आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लेंदी नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एक केस और देखते हैं।
प्रोबेबल केस है, नॉट अ डिफिकल्ट केस, नॉट अ लेंदी केस। हो सकता है आपको यहाँ टेंशन पूछ लें, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट को हिट करना है, ठीक है, इनके एक्सेलेरेशंस को रिलेट करना है। तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, और इसका एक्सेलेरेशन मैं देख के बता सकता हूँ ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। देख के ही बता सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, वो भी फील्ड डेवलप करा देगा बिना कैलकुलेशन के। आप बता सकते हैं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। वो याद दिलाना सर, बिना कैलकुलेशन के कैसे, बस देख के कैसे बताएंगे कि कौन किधर जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं A1, और यदि इसका एक्सेलेरेशन नीचे होगा तो अपने आप नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कोई चिंता नहीं। और इसको मान लिया नीचे, ठीक है। ये तो आपने अस्यूम किया। उसके बाद टेंशन आप असाइन करो, यहां टेंशन मान लिया T, तो ये 2T, ये T, ये T, तो ये 2T, तो ये 2T, ठीक है। अच्छा, अब पहले इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, तो यहां पर T ऊपर A2 नीचे, T मत लिखो, -A2, या फिर एक काम और कहता हूं, नेगेटिव साइन वाले टर्म्स एक तरफ करके लिख दो, पॉजिटिव वाले दूसरे, क्योंकि नेट तो उनका 0 आ रहा है। स्टेप्स कम करना है ना। मतलब लोग क्या करते हैं, x + 2 = 5, फिर लिखेंगे x = 5 - 2, फिर लिखेंगे x = 3। ये क्या पागलपन है। तो यहां पर देखो, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप ये छोटा वाला सॉल्यूशन सुनो, उसी पे फोकस करते हैं। यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, 1 × A2, तो नेगेटिव टर्म विदाउट साइन इधर, उधर पॉजिटिव टर्म्स, और यहां पे 2 × A1, ठीक है। मैं तो ये भी नहीं लिखूंगा, क्या अभी अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, A2 ध्यान से देखो, A2 इज mg - t by m is 2 times 2t - mg sin 30 by m. You have one equation and one variable. t की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, और t की वैल्यू यहां रखोगे तो A2 आ जाएगा, और फिर यहां से A1। एक t ही निकालना अपने को। सबको समझ में आया? आदित्य, ठीक है। और देखो मैं कैसे करूंगा, पहले आप इसको ऑब्जर्व कर लो, हाउ विल आई सॉल्व दिस। मुझे मालूम है यहां पर -A2 है, तो A2 डायरेक्टली लिखूंगा, 1 × A2 है, तो A2 आएगा mg - t / m, ठीक है। ये आप m ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, आपको जैसा लिखना है ऐसे लिख दिया। अच्छा, उधर क्या जाएगा, 2 और क्या आएगा, 2t - mg sin थीटा / m। अब देखो 5t = 2mg, आराम से देखो, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देंगे ही नहीं, सिंपल इक्वेशंस आएंगी। v cos 30 फालतू में लगा दिया, मैंने क्या लगाया, तुमने लगाया। तो t = 0.4 mg, और यदि आपको ये एक्सेलेरेशन चाहिए तो 0.6 mg / m। अरे पॉइंट mg - 0.4 mg, 0.6 mg / m इज 0.6 g, यानी 6 मीटर/s²। ये 6 आ गया तो ये 3 आ गया, उसका आधा। इट इज गोइंग टू बी ओरल कैलकुलेशन, ठीक है। इधर बच्चा पार्टी पहले बताओ, ये क्लियर है? एक क्वेश्चन बस, एक और बताऊंगा मैं, सिर्फ एक और, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप भी विदाउट कैलकुलेशन कैसे पता चले, विदाउट कैलकुलेशन, ओके ओके ओके, विदाउट कैलकुलेशन कैसे पता चलेगा, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें देखो, बहुत ध्यान से देखना, हम किसी एक को भी स्टेशनरी मान लेंगे, किसी एक को स्टेशनरी मान लो, तो यहां क्या लगेगा, इसको स्टेशनरी रखने के लिए ये mg, ये mg, तो ये 2mg,
तो यदि ये स्टेशनरी रहेगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर। तो उसको छोड़ेंगे, ऐसे ही फील आ गया कि भैया यहां पर यदि ये इसको स्टेशनरी रखते हैं तो ही ये ऊपर चलेगा, ठीक है। तो रिलीज करेंगे तो ये डेफिनेटली नीचे जाएगा और वो ऊपर आएगा। दिस इज ओके। और अब एक बार इसको रख के देख लो, इसको स्टेशनरी रखते हैं तो ये टेंशन mg/2 होगा, ये mg/2, ठीक है, ये mg/2, तो ये mg और ये mg। मैंने सही किया, एक्सेलरेशन 0, नहीं नहीं, मैंने mg/2 और mg/4, सही बात है, डिवाइड हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो वो भी स्टेशनरी आ गया। ओके, तो यदि किसी एक को स्टेशनरी रखा तो दूसरा जिधर जाने वाला उससे पता चल जाएगा छोड़ने पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहां पर यदि इसको स्टेशनरी मान लिया तो ये टेंशन आ गया mg/2, 0.5 mg, तो ये कितना आ गया 0.25 mg, तो ये किधर जाएगा, नीचे। वो नीचे ही जाएगा, बहुत ही इजी तरीका। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस में बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो कि कहां मूवमेंट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इसका, और एक स्टेप पे आंसर तक पहुंचेंगे अपन। वन kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है। आपको कोई भी एक्सेलेरेशन कुछ भी पूछा है, ठीक है, जैसे बता देंगे कि ये A1 A2 इधर मानो, A1 इधर मानो, A3 इधर मानो, या हम मानेंगे। अब यहां प्लस साइन आ गया कि माइनस साइन, प्लस, है ना, और टेंशन तो असाइन कर देना, T और ये 2T, ठीक है। बताओ यहां कौन सा साइन आएगा, प्लस, प्लस A1 इज T माइनस G/1, है ना, A1। इधर कौन सा साइन आएगा, और उसके साथ क्या आएगा 120 G की जगह, चलो ये चल रहे थे 2G माइनस T/2। अच्छा, फिर इधर बताओ, इधर प्लस साइन आएगा कि माइनस, माइनस, माइनस वाले टर्म्स इधर जा रहे हैं, है ना, तो माइनस साइन वाले टर्म इधर आ रहे हैं, क्या आ रहा है उसके साथ 2। अब बताओ A3 mg माइनस 2T डिवाइडेड बाई 3, T की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई, यहीं कहीं रख दोगे तो क्या आ जाएगा A1। इसको मेंटेन करो, इस एक्सप्रेशन को मेंटेन करो, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, हो गया। एक लीनियर इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है, एग्जाम में आता है तो इससे ज्यादा टाइम आपने लिया तो आप नुकसान उठाएंगे। सबको समझ में आ गया ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का एक टाइप ये हो गया। लास्ट टाइप जो है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट। तो समझा देता हूं से दो सरफेसेस कांटेक्ट में चल रही हैं, है ना। इस सरफेस के साथ, ग्रीन सरफेस के साथ येलो सरफेस कांटेक्ट में चल रही है, हमेशा कांटेक्ट में है, हमेशा कांटेक्ट में है। इसका मतलब जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो लॉन्ग सरफेस है, यदि इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो सेपरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 0। स्टेप 1, लास्ट स्लाइड। तो इसमें बस ये करना है कि नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी निकाल के इक्वेट करना है। नॉर्मल जैसे अलोंग लेंथ दोनों की वेलोसिटी निकाल के इक्वेट करते हैं ना, रॉड के लिए इधर किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन। दो क्वेश्चन से काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखें एरोडोव का क्वेश्चन, प्रोसेस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एक वर्टिकल स्लॉट है, उसमें ये बार
मूव कर सकती है। तो ये बार इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। और फिर एक वेज है, मान लीजिए एंगल आपको अल्फा दिया है और हमें मालूम है यदि रिलीज कर देंगे तो ये उधर जाएगा और वो नीचे आएगा। तो किसी एक की वेलोसिटी दी थी, जैसे ये v1 और इसकी वेलोसिटी पूछिए v2, है ना, दोनों को रिलेट करते हैं, ये v2। तो ध्यान से सुनना, हर बार आप जो कॉमन सरफेस है, जो कॉमन सरफेस है, यहां एक बार और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, जो कॉमन सरफेस है उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, कॉमन सरफेस के एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो। ये कॉमन नॉर्मल, इस डायरेक्शन में क्या जीरो है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहीं से दोनों वेलोसिटी प्लॉट करो, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों वेलोसिटीज v2 इधर, ये कंपलसरी है, दोनों वेलोसिटीज सेम पॉइंट से ड्रॉ करना है। और हमको मालूम है भाई ये वर्टिकल का नॉर्मल के साथ एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होता है और ये एंगल अल्फा है। ये कॉमन नॉर्मल, पहले डायग्राम समझ लो बस। जो कॉमन सरफेस है उस पे एक पॉइंट सिलेक्ट करके पहले वहां नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए और दोनों एक्सेलरेशन या दोनों वेलोसिटीज ड्रॉ कर दो। अब किसी एक नॉर्मल डायरेक्शन में, इधर या इधर, ये बेहतर है। दोनों के कंपोनेंट्स बताओ, v1 साइन अल्फा इज v2 कॉस अल्फा, जो मिसिंग है वो आ जाएगा। दैट्स ऑल, इससे आगे वाले केसेस आते नहीं है। ठीक है, ये ठीक है विराज, बिल्कुल ठीक। इसमें आपको कह देंगे कि ये 10 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा है, ये 37 डिग्री है, इसकी वेलोसिटी बताओ, कोई एक वेलोसिटी पूछ लेंगे। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है उसका, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। एक केस और देख लेते हैं। फिर एक चैलेंज क्वेश्चन दे देंगे आपको। कलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये ब्लॉक 10 मीटर्स पर सेकंड से नीचे आ रहा है, इस वेज की वेलोसिटी आपको पूछी है, दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्रीज। सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी वही दे रहा हूं। तो प्रोसेस एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिनको समझ में आ गया वो आंसर तक पहुंच जाए। सरफेस का कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और दोनों वेलोसिटीज यहीं से ड्रॉ कर दी। बस ये खत्म हो गया। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्टी बाई थ्री, बस ये लेवल है बेटा। ठीक है, फिर सेकंड जो केस आया है डाउट में, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस। तो समझें और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्प्रिंग का, उसके अलावा भी स्प्रिंग के डाउट्स है तो अभी व्हाट्सएप कर देना बेटा इमीडिएटली, है ना।
तो पहले स्प्रिंग की प्रॉपर्टी समझे। स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर्टी सबको मालूम है, कॉम्प्रेस होता है तो पुश करता है और एक्सटेंड होता है तो पुल करता है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो सडनली चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं जो डाउट आया है। जैसे अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में किसी एक थ्रेड को कट कर दिया तो तीनों के एक्सेलरेशंस पूछे हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि स्प्रिंग फोर्स कभी भी सडनली चेंज नहीं होता है। यदि आप स्प्रिंग को काट ही दोगे तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज वो सडनली चेंज नहीं होगा। इसका फील्ड डेवलप करते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से मान लीजिए यहाँ एक ब्लॉक को आपने धागे से सपोर्ट कर रखा है और आपने अपने हाथ का सपोर्ट दे रखा है, दूसरे में आपने स्प्रिंग से उसको बांध रखा है और पूरा सपोर्ट अपने हाथ से प्रोवाइड किया हुआ है। यदि यहां अपन सडनली हाथ का सपोर्ट हटा देंगे तो बताओ एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा, क्योंकि ये सडनली चेंज हो जाता है। जो थ्रेड का फोर्स है, थ्रेड इनएक्सटेंसिबल होता है तो उसका फोर्स सडनली चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जब तक ये एक्सटेंशन बढ़ेगा नहीं, जब तक ये लेंथ बढ़ेगी नहीं, तब तक फोर्स चेंज नहीं होगा। तो भैया उसको नीचे आने में तो टाइम लगेगा। रिलीज करेंगे तब एक्सटेंशन कितना रहेगा? जीरो। एक्सटेंशन सडनली चेंज कभी नहीं हो सकता, उसको यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा तो फिर फोर्स बढ़ेगा। तो इधर जैसे ही हटाएंगे, स्प्रिंग फोर्स पहले कितना था? जीरो, अभी भी कितना रहेगा? जीरो। ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, तो इसका एक्सेलरेशन जी आएगा, इसका कितना आएगा? जीरो। सडनली आफ्टर रिलीज स्प्रिंग फोर्स जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि ये कभी सडनली चेंज, उसका कारण ये है कि एक्सटेंशन को चेंज होने में टाइम लगता है। तो सडनली एक्सटेंशन चेंज नहीं हो सकता, तो सडनली स्प्रिंग फोर्स चेंज जस्ट आफ्टर कटिंग और जस्ट बिफोर कटिंग फोर्स इज सेम। यदि स्प्रिंग को ही काट दिया तो फिर ठीक है, और वो स्प्रिंग फिर गर्म हो जाता है, दोनों पार्ट्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए तो यूज हो नहीं रही है। तो स्प्रिंग जो है, जैसे पहले स्ट्रेच्ड है, आप स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो वो ब्लॉक जो अटैच्ड है वो क्या गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अब आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, पकड़ के रखा और बीच में से काट दिया, ये दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑसिलेट करके दोनों रेस्ट में आ जाएंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्ट्स की कितनी है? जीरो। वो हीट में कन्वर्ट हो गई, दोनों गर्म हो जाएंगे। ठीक है, हम्म, लगेगी। तो यहां देखें, यदि अपन इधर इसको कट करते हैं तो जस्ट आफ्टर कटिंग तीनों के एक्सेलरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर लें। ये सडनली चेंज हो जाएगा? अभी नहीं होगा, वो भी बता दूंगा। देख के आप बता देंगे कि ये चेंज होगा, ये नहीं होगा। बहुत ही सिंपल फंडा है। ये टेंशन पहले, जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब इसको नहीं काटा तो कितने मास को सपोर्ट कर रहा है? 2 mg। तो ये लिख लो, दिस इज 2 mg, और ये सडनली चेंज नहीं होगा। उधर हाँ, हाँ, नहीं, सुनो 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 सुनो, जो जैसे ये रखा है, मैं इसके नीचे से हाथ हटा लूंगा सडनली, तो बताओ अब ये क्या होगा? वेलोसिटी सडनली चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या सडनली चेंज हो जाएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और पोजीशन सडनली चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक फोर्स को सडनली चेंज कर दिया ना। फोर्स को मैं सडनली चेंज कर रहा हूं, उधर वेलोसिटी और जो पोजीशन है वो सडनली चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही अपन ने इसको कट किया, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो देखो ये एज इट इज रहने वाला है। तो यहां पर इस ब्लॉक के लिए ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक के लिए ऊपर लग रहा है 2 mg, पहले जितना लग रहा था, और नीचे इसका mg, और ये टेंशन जो था वो जीरो हो गया। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? तो इसका एक्सेलरेशन आ गया जी। पहले ये समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। इसका एक्सेलरेशन जी आ गया, इस वाले का। ये जो भाई है, ये थ्रेड कट गया तो इसका टेंशन जीरो, ओनली फोर्स एक्टिंग इज
mg, तो इसका एक्सेलरेशन भी g आ गया। इसका एक्सेलरेशन 0 का 0 रहेगा और ये टेंशन भी चेंज नहीं होगा। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन बनाया तो मेरे को मालूम है, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, पहले समझे। यहां एक तो स्प्रिंग का फोर्स कितना है, 2 mg, इसका वेट mg, ठीक है। ये कितना भी हो ये चला सकता है कि इस धागे को, यहां पर ये धागा इनएक्सटेंसिबल है, कितना भी फोर्स लगाओ, ये इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। पहले भी कितना था, 0। और ये टेंशन कितना रहेगा, 3 mg, पहले भी कितना था, 3 mg, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन परफॉर्म करके जज करा तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया ओरल। जैसे एक चेन खड़ी है लोगों की, ये आदमी इसको धक्का दे रहा है, ये आदमी इसको धक्का दे रहा है, ये आदमी इसको धक्का दे रहा है। पहले आदमी ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को धक्का ही नहीं दिया, तो बताओ पांचवे को पता चलेगा कि इधर कुछ गड़बड़ हुई? जब तक इधर कोई चेंज नहीं आएगा आगे चेंज प्रोपोगेट नहीं होगा। इसमें कभी चेंज नहीं आता, स्प्रिंग में कभी भी सडनली चेंज नहीं आता, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कहीं कोई गड़बड़ हुई। तो स्प्रिंग को क्रॉस करके ऊपर चेंज जा ही नहीं सकता, तो ऊपर जैसा पहले था वैसा रहेगा इमीडिएटली आफ्टर। लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स सडनली देखेंगे तो चेंज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे तो वो बढ़ेगा ना। अभी जो रिलीज किया था केस, इज दिस ओके? ठीक है, एक केस और देखते हैं। हम्म, इसको काटेंगे अपन। तो ये तो गया जी से, है ना, इसके एक्सेलरेशन को तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये जी से नीचे गया। यहां पर ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, और ये कितना रहेगा? ये ऊपर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे चेंज आगे जाएगा ही नहीं, इनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ये एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ये पहले कितना था, 4 mg, अभी भी कितना रहेगा, 4 mg। ये पहले कितना था, 3 mg, अभी भी रहेगा 3 mg। ये कितना रहेगा, 2 mg। बस इसका इसका एक्सेलरेशन आएगा, इसको क्रॉस करके कुछ चेंज नहीं होगा। तो बस इसमें देखो, वैसे तो ओरल है, जी अपर डायरेक्शन है, हाँ वैसे। इज दिस ओके? अब इसमें सेकेंड टाइप, आगे बढ़े बेटा। वो फिर ऑसिलेशन एसएचएम में पढ़ेंगे ना, ये तो अपन एनएलएम वाले केसेस देख रहे हैं, एसएचएम तो बहुत बाद में आएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप बूढ़े हो जाओगे, अरे दोस्त एसएचएम में पढ़ेंगे वो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेकेंड टाइप है वो देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है। इस धागे को काटेंगे, इसका एक्सेलरेशन पूछेंगे, स्प्रिंग फोर्स पूछेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग। दूसरा केस, अब की उधर स्प्रिंग नहीं, उधर क्या है, धागा है। तो सुन लो फिर नोट करना, सिंपल ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो प्रॉपर्टी है, इसमें स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। तो देखो, यदि इसको 45 ले लें क्या, लेट्स टेक इजी एंगल, 45 ले लेते हैं ना। कैलकुलेशन तो आप परफॉर्म कर लोगे, कॉन्सेप्ट मुझसे सीख लो। यहां पर यदि ये 45 है, तो एक स्टेप में आप कह सकते हो ये mg, ये mg और ये √2 mg। आया फील उसका? ये समझ में आया कि नहीं?
यदि 45 है तो ऐसा कर सकते हैं। और यहां तक पहुंचना है, मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आपने ये टी मान लिया, ये mg है और ये स्प्रिंग फोर्स F मान लिया। F cos 45 is mg, F cos 45 is mg, तो ये √2 mg, ठीक है। और F sin 45 is t, तो F, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, भग जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो F की वैल्यू आ गई। अब F का ये वाला कंपोनेंट F sin या F cos वॉट एवर, 45 है ना, तो F cos 45 इज t, और F की जगह रख दो mg√2, तो t आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज, उसी को यूज करना पड़ेगा आपको। और यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो फोर्स है, एक बहुत ही बढ़िया तरीका, एक कॉन्सेप्ट बताना, ये कितना आया 2mg, ये तो हट गया। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, सिर्फ mg, √2mg का ये वाला कंपोनेंट mg, ये भी mg है ना। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में इधर mg है, इधर mg है और इधर mg है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, g इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये बट ये बहुत लेंदी हो गया, इसको ओरल करते हैं। कोई तरीका बता सकता है? बस देखो और ये आंसर दिया। नहीं नहीं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे हमने अभी ये फोर्स निकाला, फिर इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, समझो। तो यहां 1150 फोर्सेस हैं, इन सबका रिजल्टेंट 0 है। 1150 फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट 0 है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उनमें से एक फोर्स 10 न्यूटन का वो हटा दिया, एक फोर्स उसमें से 10 न्यूटन का हटा दिया, तो बाकी सबका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। उनका रिजल्टेंट निकालना पागलपन है। 1149 फोर्सेस का रिजल्टेंट वापस निकालना बेवकूफी है भाई। सबका रिजल्टेंट 0 है, मतलब ये है, बाकी सबको कैंसिल कर रहा है, या बाकी सब इसको कैंसिल कर रहे हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट अपन बार बार यूज करेंगे। तो 45 वाला केस ले लेते हैं, 45 डिग्री। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, टेंशन, mg और स्प्रिंग फोर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है। और ये टेंशन मान लो आया mg, तो इसको हटाने पे रिजल्टेंट mg आ जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज होंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। दो फोर्सेस चेंज हो रहे तो ऐसा नहीं कर सकते, एक चेंज हो रहा है तो कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इससे। इधर बेटा, जस्ट थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। इधर क्या होगा, इस धागे को काटेंगे तो क्या होगा? नहीं, अब क्या, कैसे काम करेंगे? एनीबडी? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं मैं? पार्टिकल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर, सर इस पॉइंट पे बेटा, ये इस पॉइंट के अबाउट अब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना चालू करेगा ना। एसएचएम मत बोलो मन्नू भाई, सर्कुलर मोशन की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। दो ही केसेस हैं, ऐसे ही होगा। तो या तो ये स्प्रिंग फोर्स फिक्स रहेगा और हमें मालूम है कि अब ऐसे कैलकुलेशन परफॉर्म करना, या फिर मोशन का नेचर फिक्स रहेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको भी एनालाइज करके बता देता हूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ध्यान से देखिएगा, जब उसको कट कर दिया तो ये जो पार्टिकल है 45 डिग्री से चलना चालू करेगा। कौन सा मोशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो इट हैज टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर अब सर्कुलर मोशन की स्टेप्स एक बार बता देता हूं भाई। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही है, टी और mg दो ही फोर्सेस हैं। स्टेप 1 सर्कुलर मोशन या कोई भी मोशन, तो पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, आप फोर्सेस को
टुवर्ड सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। कौन से दो डायरेक्शंस में काम करना? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाय r, है ना। और नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज मास इनटू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट इज mv स्क्वायर बाय r, नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज मास इनटू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते। हाँ, एक स्टेप और बतानी बाकी रहेगी, जो सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो ये समझ में आना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आपने जज किया कि भाई ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और रेस्ट से चलना चालू कर रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक mg आ गया, एक टेंशन आ गया, और ये एंगल हमको मालूम है, एंगल 45 है। अब v कितना है जस्ट आफ्टर कटिंग स्पीड? अरे जीरो, अभी चलना चालू करेगा ना। जस्ट आफ्टर कटिंग स्पीड कितनी है? जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ये जीरो आएगा। सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ गया? जीरो। अब टेंशन निकालने के लिए देखो, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना आना चाहिए? जीरो। तो टी माइनस mg, t माइनस mg cos 45 इस नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट इज जीरो। ये टेंशन आ गया, खत्म क्वेश्चन। यदि टेंशन पूछा है तो, और एक्सेलरेशन पूछा है तो बताओ टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मतलब इस रेडियस के परपेंडिकुलर, टेंशन का कंपोनेंट कितना आएगा इधर? टेंशन का कंपोनेंट जीरो आया, mg का कंपोनेंट mg sin 45, ये नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गया g/√2। उधर एक्सेलरेशन कितना आया था? g। बस ये इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो किधर था? और इधर। दिस इज ओके। अब इधर ये ठीक से समझ में आया बेटा? स्प्रिंग वाले केसेस, अभी स्प्रिंग में बहुत कुछ बाकी है, स्प्रिंग में बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। एक तो आप लोगों को जो पढ़ के आना है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसएचएम में भी कवर करूंगा, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। और दूसरा जो है एनएलएम का एक केस सुनेंगे ध्यान से। ये डायनामोमीटर कहते हैं इसको, स्प्रिंग से फोर्स मेजर करते हैं, टेंशन मेजर करते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे ये 2 kg, ये 3 kg, इधर ले लेते हैं अपन 100 न्यूटन, इधर ले लेते हैं 50 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, और आपको पूछेंगे रीडिंग बताओ। तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये फोर्स कांस्टेंट मान के काम करना, ठीक है। जितना स्ट्रेच होना था हो गया। डायनामोमीटर की रीडिंग पूछिए, इसमें टेंशन पूछा है, ठीक है। ये टेंशन आपसे पूछ लिया है, इसका मतलब अब वो चेंज नहीं हो रहा है। फीकी चाय? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना, इसको थ्रेड जैसा ही ट्रीट करना है, क्योंकि जितना एक्सटेंशन होना था उतना एक्सटेंशन हो चुका है। तो बस कैसे काम करेंगे, यहां पर इन यदि ये लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो ये सब साथ साथ चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो इन तीनों को अपना सिस्टम मान लो। तो नेट फोर्स आ गया 50, मास है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 10। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है आराम से निकल जाएगा, 100 माइनस एफ, 100 माइनस एफ इस मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बेटा टेंशन? जैसे ये टेंशन पूछ लिया है, ठीक है, तो अब ये मान के काम करेंगे वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। स्प्रिंग इज सिमिलर टू कैपेसिटर, यस यस यस।
ठीक है, तो ये डायनामोमीटर वाला क्वेश्चन भी लोग डाउट में पूछते हैं, लेकिन बहुत इजी, इसमें बस ध्यान रखना है कि स्प्रिंग को थ्रेड जैसा ट्रीट करेंगे कि अब उसकी लेंथ और चेंज नहीं हो रही है। और अब आप भेजना क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो डाउट में आए थे वो केसेस बता रहा हूं, स्प्रिंग के कुछ केसेस अब एसएचएम में आएंगे। और एक और रह गया था यार, ठीक है, लेट अस स्टार्ट एसएचएम। अच्छा, सब लोग आ गए हैं तो मैं बता देता हूँ भाई अपन क्या पैटर्न फॉलो करेंगे। अब जैसे स्प्रिंग वाले केसेस, मैंने आपको जो केसेस डाउट में आए थे उसकी थ्योरी भी बताई और 2 एडिशनल क्वेश्चंस भी कराए। तो एनएलएम ऐसे कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो आपके डाउट्स आने दो, उसकी पूरी बैकग्राउंड थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ, क्योंकि एसएचएम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता इसका होमवर्क नहीं मिलेगा, तो आपके पास वर्कलोड तो है ही नहीं, जीरो है। तो ये जो टाइम फिजिक्स के लिए आपने रखा है 3 घंटे डेली आपको देना सेल्फ स्टडी के, तो उसमें इसका रिवीजन आधे घंटे से 1 घंटे में हो जाएगा। फिर आपको एनएलएम निपटाना है और फ्रिक्शन निपटाना है, ठीक है। 2 ब्लॉक सिस्टम बता दूंगा बेटा। सेंटर ऑफ मास का, अरे दुष्ट, वो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाएंगे ना। हिमांग तुम एक बार आओ सेंटर, तुम्हारे डंडे से पिटाई करेंगे हम। एसएचएम, ठीक है। चलो ध्यान से सुने, ये जो इनिशियल कंटेंट है रिवीजन है, इसमें ज्यादातर के कंटेंट लोगों को मालूम रहता है। पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? जो मोशन एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। और ऑसिलेटरी मोशन क्या? यस, ऐसा पीरियोडिक मोशन जो कि टू एंड फ्रो है। तो डिफरेंस एक एग्जांपल से समझ के आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो हर 2 सेकेंड बाद वो सेम मोशन रिपीट करेगा, तो ये पीरियोडिक हुआ, ये पीरियोडिक मोशन हुआ। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में सेम पाथ को 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हुए कवर करना कंपलसरी है। मोशन रिपीट होगा लेकिन उसी रास्ते पे एक बार वो किसी डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी बार उसके एग्जैक्टली। तो ये पीरियोडिक तो है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता ही है, एक फिक्स टाइम के बाद ये रिपीट होगा। लेकिन ये कैसा चलेगा? जैसे पेंडुलम इधर जाएगा इस रास्ते पे, फिर इसी रास्ते पे वापस आएगा, फिर 2 सेकेंड, मान लो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो फिर से ये रिपीट करेगा। तो हर ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी, तो ये ध्यान रखेंगे। कई बार है ना, बड़े बेवकूफी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है? तो वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, ऐसी कोई ग्रेडिंग नहीं है, हिंदुस्तान में ही चलती है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो यू हैव अ फील, वाइब्रेशन यानी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम का ऑसिलेटरी मोशन, ये सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आदित्य जोशी मींस ओनली सेंटर ऑफ मास हैज मेन पोजीशन। अरे यार, अच्छा ये हो गया। अब एसएचएम, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, एनी ऑसिलेटरी मोशन, इट अकर्स अबाउट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी पोजीशन के अबाउट होता है? हर ऑसिलेटरी मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अबाउट होता है। तो एक बार फटाफट इसको समझ लेते हैं। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल लोगों को मालूम रहता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला केस, मान लीजिए फोर्स एज फंक्शन ऑफ पोजीशन ग्राफ आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसा दे रखा है, ठीक है। और आपको ये पोजीशंस मेंशन्ड है कि x1 ये वाली पोजीशन है, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4। अब पहले तो फील कि हर ऑसिलेटरी मोशन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा, उसको विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कहीं अर्थ का प्रोफाइल ऐसा है, एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां किसी बॉल को रखा है, तो पोजीशन कैसी है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल है, क्योंकि
उसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से यदि पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो वापस लौटता है, उसकी टेंडेंसी वापस लौटने की, दैट इज स्टेबल। और विजुलाइज करो कि यहां से इसको रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। बिना स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल। और ऐसे ये जो पोजीशन है, मान लो यहां पर आपने उसको ध्यान से सेट कर दिया इक्विलिब्रियम में, ये पोजीशन कौन सी हो गई, अनस्टेबल, क्योंकि जैसे ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ये दूर जाएगा। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे दूर जाने की टेंडेंसी यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वापिस आने की है तो स्टेबल। और मान लीजिए एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां इसको रखा है तो इक्विलिब्रियम में है, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो बताओ वापस जाएगा कि दूर जाएगा, कहीं पे भी नहीं। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहां कहीं भी जाने की टेंडेंसी नहीं है, ना वापस आने की ना दूर जाने की, उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा यहां बताओ x1 x2 x3 x4 कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जल्दी बताओ कौन सी। अच्छा वो ये क्वेश्चन इधर आया x3 और विकास ने जवाब दिया x2। उज्जवल, बहुत बढ़िया उज्जवल। हेमांग तुमको ब्लॉक कर देंगे। देखो सबसे पहली बात, अच्छा कि ये क्वेश्चन ले लिया, इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स जीरो। तो भैया यहां पर थोड़ी जीरो है, फोर्स तो यहां जीरो है और यहां जीरो है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं है ना, ये बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं है। अब इनमें से एक स्टेबल एक अनस्टेबल है, तो जहां फोर्स जीरो है और स्लोप नेगेटिव है दैट इज स्टेबल। ये अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं यार तुम लोग, ये याद रखना अपने को, जहां पर फोर्स, बेटा आ रहा हूं ना, उस पर भी आ रहा हूं, पहले फोर्स वाला ग्राफ बता दूं उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ। तो यहां देख के समझ में आ रहा है कि यहां भी नेट फोर्स जीरो है और यहां भी नेट फोर्स जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है लेकिन ये स्टेबल है। यहां पर जहां ये फोर्स ग्राफ का स्लोप dF/dx नेगेटिव है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन। यहां पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम क्योंकि हाइट मिनिमम है तो mgh मिनिमम। तो जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यदि पार्टिकल मान लो इधर चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। और एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं, मान लीजिए पार्टिकल यहां रखा है, ये फोर्स का ग्राफ दे रखा है जो इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है इसके ऊपर फोर्स कितना है इस पोजीशन पे, जीरो, तो ये हिलेगा ही नहीं। और हम इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यहां डिस्प्लेस किया इस तरफ, तो बताओ फोर्स ग्राफ क्या बता रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव, नेगेटिव यानी इस तरफ। तो बताओ ये फोर्स वापस ला रहा है कि दूर ले जा रहा है, तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। एक बार इधर भी देखे देखिए, इधर यदि आपने डिस्प्लेस किया पार्टिकल को तो फोर्स ग्राफ क्या बता रहा है, फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, वापस लौट आने की कोशिश कर रहा है। तो जहां पे स्लोप नेगेटिव होता है वहां पे कौन सी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और फिर यहां पर जहां dF/dx ग्रेटर देन जीरो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यदि चल रहा है तो वहां पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। इज दिस ओके? अब बताओ किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम किधर है, किस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। इधर से जवाब आ रहा है, हाँ, बस ये ध्यान रखना
कि ये है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और हमको कौन सी पोजीशन चाहिए जहां फोर्स जीरो है भाई, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो की फोर्स जीरो, फोर्स जीरो। तो यहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, गड़बड़ हो गई। फोर्स मिलता है माइनस डी यू बाई डी एक्स से, दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो जहां स्लोप जीरो है वहां फोर्स जीरो होगा। कौन सी ग्राफ की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां स्लोप जीरो है, तो यहां स्लोप जीरो है और यहां स्लोप जीरो है, तो ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम। यहां इस पोजीशन पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पोजीशन पे भी, लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, एसएचएम और दूसरे ऑसिलेटरी मोशंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये समझते हैं। जैसे एक सिंपल केस मान लीजिए, फोर्स एज फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ ऐसा है, तो बताओ क्या इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन होगा। अरे होगा ना, यहां फोर्स जीरो और स्लोप नेगेटिव। अभी बताया ये कैसी पोजीशन है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां फोर्स कितना है जीरो और स्लोप नेगेटिव है। एक बार विजुअलाइज कर लो, यदि इधर रिलीज करके छोड़ेंगे तो बताओ वापस जाएगा दूर जाएगा, फोर्स नेगेटिव है वापस जाएगा, और उधर जाएगा जैसे ही क्रॉस करके इधर आएगा तो फोर्स पॉजिटिव, फिर इधर आएगा, तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी। तो ठीक है भाई, अब ये जो फोर्स का ग्राफ है, इसकी बजाय फंक्शन दिया जा सकता है, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन, सबको मालूम है। तो ये जो पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टी है, ये फाइनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स के बिहेवियर पे। फोर्स फंक्शन चेंज करेंगे तो ये एक्स फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक केस में ये साइन या कोसाइन फंक्शन मिलता है, जब ये फोर्स लीनियरली वैरी करता है। जब ये फोर्स ऐसा है तो अगेन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब फोर्स लीनियरली वैरी करता है और उसका स्लोप नेगेटिव है, सिर्फ तब इस प्रोसेस के बाद जो एक्स फंक्शन ऑफ टी मिलेगा वो साइन या कोसाइन मिलेगा। और अब जो मोशन है उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि उसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। मैथ्स के ये फंक्शंस ये कहलाते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। इन फंक्शंस को कहते हैं हार्मोनिक फंक्शंस, मैथ से नाम आया इसका। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है, जब ये लीनियरली वैरी करता है फोर्स, तब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो एक्सेस फंक्शन ऑफ टी मिलेगा, या तो साइन फंक्शन मिलेगा, या और यदि इसको चेंज कर दोगे तो फिर ये साइन को साइन नहीं मिलेगा। तो जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अबाउट भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, इधर भी ऑसिलेटरी, लेकिन यहां पे फाइनल फंक्शन कैसा मिलेगा, हार्मोनिक। तो ये कंडीशन है एसएचएम और दूसरे ऑसिलेटरी मोशंस में, ये डिफरेंस है, फंक्शन अलग आएगा। इज दिस ओके। तो सबसे पहले ये अपने को ग्रास्प करना है कंडीशन, जो फोर्स है it has to be linear function of x where slope has to be negative. linear function of x, उसका ये स्लोप आता है y is equal to mx plus c। ठीक है, तो ये a नेगेटिव होना चाहिए। b का सिग्निफिकेंस बताता हूं, सबका सिग्निफिकेंस बता दो, लेकिन फंक्शन देख के बता सकते हैं। ये जनरल कंडीशन है कि लीनियर फंक्शन है, पार्टिकल मस्ट परफॉर्म ओनली एसएचएम, मतलब और कोई दूसरा मोशन परफॉर्म कर ही नहीं, या तो रेस्ट में पड़ा रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो इसको यदि अपन ग्राफिकल फॉर्म में देखें, एफ एस फंक्शन ऑफ एक्स, इन सब में कैसा मोशन होगा, एसएचएम। सिर्फ क्या वेरी कर रही है, मीन पोजीशन। यहां पर जो मीन पोजीशन है, जहां फोर्स जीरो है वो पॉजिटिव एक्स पर है, यहां पर मीन पोजीशन कहां है, ओरिजिन पे है, यहाँ ओरिजिन के बाद एसएचएम होगा, और यहाँ नेगेटिव पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मीन पोजीशन है कहीं भी हो सकती है, बट तीनों में कैसा मोशन होगा, एसएचएम। तो ये ग्राफिकल कंडीशन। और फिर ये भी समझे इसका एनालिसिस, एफ
इसको ऐसे लिखते हैं माइनस के एक्स प्लस सी। तो हमको मालूम है माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट। दिस इज फोर्स कांस्टेंट। और ये क्या डिसाइड करता है, ओमेगा एंड टाइम पीरियड। माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या डिसाइड करता है, टाइम पीरियड या ओमेगा या फ्रीक्वेंसी। ये सी क्या डिसाइड करता है, इंटरसेप्ट तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, क्या डिसाइड करता है, फील। दिस डिसाइड्स द मीन पोजीशन। ये क्या डिसाइड करेगा, मीन पोजीशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करने वाला है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा है कि एक पार्टिकल का मास है 1 kg और फोर्स है -4x+12। तो k की वैल्यू +4 है कि -4, जल्दी बताओ। 4 है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट k होता है, तो k जो है दैट इज 4। तो ओमेगा चाहिए, तो √k/m यानी 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गई, यानी टाइम पीरियड आ गया पाई। टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई। 2π√m/k। तो k क्या डिसाइड करता है, k और मास मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, टाइम पीरियड। अब मेन पोजीशन, वो पोजीशन जहां फोर्स कितना है, 0। तो देखो अपन इधर उधर करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। मीन पोजीशन यानी वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स 0 है। तो 4x = 12। तो बताओ x, ये जो मीन पोजीशन है उसको कौन डिसाइड करता है, c। ये जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। ये कांस्टेंट 16 होता, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4। आर यू गेटिंग इट। तो ये क्या डिसाइड करता है, टाइम पीरियड, और ये क्या डिसाइड करता है, मीन पोजीशन। बेसिकली ये दोनों मिलकर मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 4 यानी k और c दोनों मिलकर मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं। इज दिस ओके। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बहुत ही गंदा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गंदा है तो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो कहते हैं पार्टिकल का मास है 0.5 kg और फोर्स एज फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे दिया है 2x-8। तो मीन पोजीशन बताओ और टाइम पीरियड बताओ जल्दी। और टाइम पीरियड बताओ, जल्दी लिखो ना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ। ये बात, दिस इज नॉट SHM डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। यस सर मन्नू भाई, गलत लग रहा है रिलेशन, सही है हेमांग, आपने बिल्कुल सही जज किया, ये SHM है ही नहीं। लेकिन लोग फिर भी इसमें टाइम पीरियड निकाल देते, क्योंकि पता नहीं घर से क्या मानस बना के निकलते हैं, है ना। तो ये के ले लेते हैं, और 2π√m विच इज 0.5, 0.5 यानी 1/2 m/k, बस निकाल डालते हैं। ये इनके इन प्रकार आंसर तक पहुंचना है, और पहला ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। पहला ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा, यही तो होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है और बोलता है सर टॉप 100 में आने वाला हूँ, 180 में से 180 भी आ सकते हैं। और घर पहुंचते पहुंचते इस तरह की गलतियां पता चलती है, तो फोन लगाता है सर कट ऑफ क्या रहेगा, है ना। सिली मिस्टेक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। उसको मालूम है बट वो अलर्ट नहीं है, जल्दीबाजी में गड़बड़ करके आया है। इससे बचना है, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे, मान लीजिए फोर्सेस फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ दे रखा है आपको, ऐसा ग्राफ दे रखा है। तो ये फोर्सेस फंक्शन ऑफ एक्स, यदि आपको स्लोप विथ साइन लिखना है तो ये वाला एंगल यूज करते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो स्लोप यानी -tan α, ये एंगल यूज करेंगे तो स्लोप आएगा tan θ। लेकिन मैं कहता हूं ऑब्ट्यूज एंगल को क्यों यूज करें, एक्यूट एंगल को प्रिफर करते हैं ना, तो माइनस साइन लगा दो tan α में। ये ध्यान रखना, स्लोप निकालना इसका। तो f = -kx+c में ये स्लोप है mx+c, ठीक है। मीन पोजीशन तो निकल रही है ना, क्योंकि अरे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है दुष्ट, वो मीन पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहां से डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो -k है, दिस इज स्लोप विच इज -tan α। ये वाला एंगल यूज करना हमेशा। तो k आ गया, तो टाइम पीरियड इज 2π, या k इधर याद रखेंगे,
इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, tan अल्फा, ये वाला एंगल यूज करेंगे तो डायरेक्टली tan अल्फा। तो ओमेगा या टाइम पीरियड इज 2π√m/k, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट, यदि फोर्स लीनियर फंक्शन है तो एक्सेलरेशन भी लीनियर फंक्शन रहेगा। देखो ध्यान से, तो जो एक्सेलरेशन है उसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं, जैसे फोर्स -kx+c है ना, इसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी लीनियर फंक्शन ही मिलेगा। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी, मतलब एक्सेलरेशन हैज टू बी लीनियर फंक्शन। एक्सेलरेशन इज अगेन अ लीनियर फंक्शन और विद नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहां भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है दैट इज px प्लस q, p हैज टू बी लेस देन 0। ये क्या हो गई, कंडीशन ऑफ SHM। और जो माइनस एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो माइनस एक्स का कोफिशिएंट होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या डिसाइड करता है, मीन पोजीशन, है ना। जैसे कहीं आपको दिया है एक्सेलरेशन इज -16x+8, देखा और कहा यदि ये चलेगा तो SHM परफॉर्म करेगा। पहली बात, लीनियर फंक्शन है और एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा इज 4, और मीन पोजीशन निकालना है तो 0.5, x इज इक्वल टू 0.5, 0 से इक्वेट कर दो। सारे फॉर्मूले आते जाएंगे ना। चीटिंग हुई ना ये तो। जिसमें एसएचएम नहीं है उसमें रिस्पॉन्स है, हमारे साथ चीटिंग हो गई। ठीक है, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे बेटा। लास्ट स्लाइड। अब इसमें हमसे गड़बड़ क्या हो जाती है वो देखते हैं। मैंने बिल्कुल अलग तरीके से आपको एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूं। अब मैंने बोल दिया अलग तरीके से दे रहा हूं तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझो, कॉन्सेप्ट बताने के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो कहते हैं यू हैव अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मदर सिंह इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं और आपको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन पूछा है, एसएचएम भी नहीं दे रखा। अब ये हो सकता है नन ऑफ दीज आ जाए, ये वाला केस हो जाए। मैं कहूं एक्सेलरेशन इज 25x-50, बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या है। अरे एसएचएम ही नहीं है भाई, नन ऑफ दीज आ गया ना, तो इधर भी हो सकता है। अब बताओ, अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव है। एक नए देखो, नए क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेज होते हैं, फ्रेम होते हैं। कोई बताएगा, ट्राई दिस। मन्नू भाई कह रहे नो एसएचएम। ये एसएचएम है बेटा, बिल्कुल एसएचएम है। अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है, इट इज एसएचएम। रूट बीटा नहीं, गलत कर दी, रूट बीटा नहीं है। देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन है, अल्फा टाइम एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, फिर अल्फा को इधर ले आते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, व्हाट इज ओमेगा, रूट बीटा बाय अल्फा। देखो कुछ नया आ गया तो वो कराते चलूंगा मैं, नए नए क्वेश्चंस भी देते चलूंगा, बहुत हाई फाई नहीं, जो रेलिवेंट है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो। इधर नहीं पूरे फिजिक्स में कि नहीं, अब हमको सर आदत पड़ गई, कुछ नया देख के हम उसको कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ओमेगा आ गई तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, और मीन पोजीशन निकालना है तो इसको कैसे इसको कैसे इक्वेट कर देंगे, 0 से। तो यू गेट माइनस बीटा बाय अल्फा एक्स इज इक्वल टू गामा बाय अल्फा।
x at mean position is minus gamma by beta. ये क्वेश्चन बन गया. इज इट ओके? अच्छा वो सर गलती अभी हो गई, एग्जाम में याद रहेगी. अरे नहीं, सिर्फ एक गलती नहीं बता रहा हूं, आप बहुत सारे केसेस में अलर्ट हो जाओगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर केस में मैं गलती बताऊंगा तो ही गलती से बचोगे, तो बहुत सारी गलतियां तो अभी क्वेश्चन फ्रेम होगा तब बनेगी वो गलती. और सेम इसमें भी ऐसा ही है बेटा. ये एक्स ग्राफ है और मान लीजिए ये एंगल बीटा है, तो ओमेगा चलेगा ये कि डिराइव करके दूं? नहीं नहीं, अभी फोर्स के लिए बताया था बेटा. एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सी, सी बार. तो जो स्लोप है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है. स्लोप क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बार. उधर स्लोप माइनस टेन बीटा. तो ये ध्यान रखना बेटा, नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलेगा. चलो ठीक है, आज यहीं फिनिश कर रहे हैं, तुमको जो डाउट से पूछ लो. ठीक है, कल अपन 2 मिनट बाकी हैं, 58 हो गया, 5:58. ये दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, 1 मिनट अपन वेस्ट करके फिर 58 बोलेंगे. नहीं, आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए आप ये टाइम यूज कर सकते हो. सर जी देनी चाहिए क्या? तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? मानसी, जेई के लिए फिर आपको मैथ्स की तैयारी बहुत करना पड़ेगी बेटा. नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करना, जो पेपर हो रहा है वो घर पे दो. ठीक है, देख लो बेटा, क्योंकि अब की बार आपके पास टाइम है एडिशनल. नॉर्मल केस में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अभी अपने पास 4 महीने का एडिशनल टाइम है. यू कैन डू इट. चल में वो आ जाता है एग्जाम का फील. एक एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम क्या ब्लंडर कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन करके बबल फिल करना है, सारे प्रोसीजर्स उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं. तो एक बार आपने कोई सिचुएशन देख रखी है, वापस उसमें जाते हो तो यू फील मोर कंफर्टेबल. तो कोई भी सिटी में गए, आपको कभी गए हो नई सिटी में, वहां पे आपको कोई जगह ढूंढना है तो वहां इतने कंफर्टेबल नहीं हो. जहां एक बार गए हुए वहां यू फील कंफर्टेबल. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है. ठीक है, अब है टाइम अपने पास, इस बार 2 महीने एडिशनल है. बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है. टाइम तो लेकिन बहुत खराब होता है बेटा. टाइम मतलब वो आना जाना, वहां सब प्रोसेस तो है ही सही. चलो बेटा, बाय. ठीक है, आप लोग डाउट्स पूछ लो.